हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के वन लाइनर क्वेश्चन, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भौतिक विज्ञान के। हम लोगों ने वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज काफी आगे तक लेके जा चुके हैं। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कर रहे हैं। बायोलॉजी के हमने क्वेश्चंस कंप्लीट भी कर लिए हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स चल रहे हैं। तो आज की क्लास में हम फिजिक्स को ही आगे बढ़ाएंगे और पहला क्वेश्चन है आज का आपके पास, विच लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, जो बड़ा देखने के लिए होता है कोई चीज में, कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, उसमें कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है, तो कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है। कौन सा? उत्तल लेंस इस्तेमाल होता है। क्लियर है? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, कन्वेक्स लेंस जो होता है स्टूडेंट्स, ये किसी भी इमेज को बड़ा दिखाता है। ठीक है, तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास क्यों यूज करते हैं? ताकि मान लीजिए कोई छोटी सी चीज है तो उसको बड़ा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कन्वेक्स लेंस क्या है? वह लेंस, उत्तल लेंस वह लेंस है जो कि किसी चीज को बड़ा दर्शाए। ठीक है, जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, वो लार्ज साइज की हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द सरफेस ऑफ द वाटर व्हेन डिटर्जेंट इज एडेड टू इट। पानी की सतह पर क्या असर होता है जब उसमें कोई डिटर्जेंट मिलाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम पानी के अंदर कोई डिटर्जेंट मिलाते हैं, देखो सोचो, हम डिटर्जेंट क्यों मिलाते हैं? हम इसलिए डिटर्जेंट मिलाते हैं ताकि हमारे कपड़े जो हैं वो अच्छे से धुले। अब होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। हमारा जो पानी होता है, जब उसके अंदर कोई डिटर्जेंट डलता है ना, तो क्या करता है डिटर्जेंट जो है वो टूट कर अपने आप के साथ पानी को भी जोड़ लेता है और मिट्टी को भी जोड़ लेता है, और फिर मिट्टी को खींच कर बाहर निकल आता है। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स, डिटर्जेंट एक्चुअल में करता क्या है, वो पानी के सरफेस टेंशन को, पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिस वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इकट्ठे रहने की बजाय टूटने लगते हैं, थोड़े फैलने लगते हैं। जब वो टूटते हैं तो उन टूटे हुए पानी के कणों के साथ, पानी के अणुओं के साथ हमारा जो डिटर्जेंट है वो मिल जाता है और फिर मिट्टी को, कपड़ों से मिट्टी को निकाल देता है, डर्ट को निकाल देता है। यानी कि डिटर्जेंट क्या करता है, तो डिटर्जेंट जो है वह पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, पानी के सरफेस टेंशन को कम कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट। गुरुत्वीय त्वरण सबसे अधिक कहां होता है? तो हमने बात की है, देखो ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, ये है हमारी पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी का सेंटर यानी केंद्र। ये क्या है? पृथ्वी के पोल यानी ध्रुव है। और ये क्या है? पृथ्वी की इक्वेटर। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जी जो है सबसे अधिक होता है ध्रुव पर। जी सबसे अधिक कहां होता है? ध्रुव पर। जी सबसे कम होता है इक्वेटर पर, और जी 0 होता है सेंटर यानी केंद्र पर। क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पर मैक्सिमम होती है? तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होती है ध्रुव यानी कि पोल्स पर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एल्टीट्यूड इन एयरक्राफ्ट। वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए, कोई एयरक्राफ्ट है वो बहुत ऊंचाई पे जो है वो चल रहा है, तो मैं चाहती हूं कि पृथ्वी से उसकी ऊंचाई मापना चाहती हूं। तो आपको याद रखना है, इसे मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एल्टीमीटर। क्या इस्तेमाल किया जाता है? एल्टीमीटर, यानी ऊंचाई को मापने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? एल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन। किसी समुद्र की गहराई को मापने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको याद होगा, हमने बात की थी कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए फैथम नाम की एक इकाई इस्तेमाल की जाती है, फैथम यूनिट। तो आपको यहां पे याद रखना है, फैदोमीटर। फैदोमीटर एक यंत्र है जो कि किसी
चीज की गहराई, समुद्र की गहराई मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसे मार्क कर लीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 66 हमारे पास। द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर्ड विद। किसी विद्युत सर्किट की शक्ति किसके द्वारा मापी जाती है? तो सबसे पहले तो शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति की इकाई होती है वाट। तो वाट मापने के लिए इस्तेमाल होता है वाट मीटर। क्या इस्तेमाल होता है? वाट मीटर। ठीक है, तो किसी भी सर्किट में कितनी पावर, कितनी शक्ति है, ये कौन मापता है? वाट मीटर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। गिव द नेम ऑफ द ओनली नेचुरल मैग्नेट। प्राकृतिक चुंबक का नाम बताइए। तो पहले तो सुन लो क्या होता है। प्राकृतिक चुंबक को बोलते हैं मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट। और इसको एक और नाम से जाना जाता है जो कि क्या है? जो कि है लोडस्टोन। क्या है? लोडस्टोन। अब क्या होता है देखिए, हम सभी जानते हैं कि ये जो हम चुंबक इस्तेमाल करते हैं ना, वो चुंबक होते हैं आर्टिफिशियल, यानी कि वो कृत्रिम रूप से बनाए गए चुंबक होते हैं। लेकिन भगवान ने प्रकृति में भी कुछ चुंबक दिए हैं जिन्हें हम नेचुरल यानी प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं। ये क्या हुआ था? ऐसा माना जाता है कि एक मैग्नस नाम का इंसान जो है वो अपनी भेड़ों को चराने जा रहा था और उसके हाथ में थी एक स्टिक। उस स्टिक के नीचे लगी हुई थी लोहे की पत्ती। ठीक है, हुआ क्या, जब वो चराने जा रहा था तो उसकी स्टिक कहीं पर जाके चिपक गई। जब वो चिपक गई तो उसने स्टिक को उतारने की कोशिश की। जब वो स्टिक को उतारने लगा तो उसके जूतों के ऊपर थोड़ी छोटी छोटी कीलें थी, तो उसके जूते ही चिपक गए। जब उसने ये गांव वालों को बताया तो उसको बाद में पता लगा ये बात कि भाई ये एक पत्थर है जो कि लोहे की चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और उस पत्थर का नाम मैग्नस के लिए मैग्नेटाइट रख दिया गया। यानी मैग्नेटाइट क्या है? वह प्राकृतिक चुंबक जो कि मैग्नस नाम के इंसान ने खोजा था। दूसरी बात, कुछ लोग ये मानते हैं कि मैग्नेशिया नाम की एक जगह थी जहां पर ये पत्थर मिला, इसीलिए नाम मैग्नेटाइट रखा गया। लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस यही याद रखना है कि मैग्नेटाइट क्या है? प्राकृतिक चुंबक, एक ऐसा चुंबक जो कि हमें प्रकृति ने दिया है, हमने उसे नहीं बनाया। ठीक है। अच्छा, वैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चुंबक किससे बनाया जाता है, तो स्टील से बनाया जाता है, परमानेंट चुंबक, स्थायी चुंबक। ठीक है, आयरन, कोबाल्ट और निकल से बनाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 68 है, व्हाट प्रिंसिपल इज यूज्ड टू डिफाइन द शिप एंड द सबमरीन। जहाज और सबमरीन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो जहाज कहाँ चलता है? पानी पे। और सबमरीन कहाँ चलती है? पनडुब्बी, पानी के अंदर चलती है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो यह कार्य करते हैं आर्किमेडीज के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर? यह कार्य करते हैं आर्किमेडीज के सिद्धांत पर। अब क्वेश्चन ये है कि आर्किमेडीज सिद्धांत क्या है, तो जान लीजिए। देखो, आर्किमेडीज नाम के साइंटिस्ट ने ऐसा बोला कि भाई देखो, हम जानते हैं कि जब भी हम पानी पर बैठते हैं या पानी पर कुछ रखते हैं तो पानी उसके ऊपर नीचे से एक बल लगाता है। आर्किमेडीज ने क्या बोला? आर्किमेडीज ने बोला कि यह जो बल पानी नीचे से ऊपर की तरफ किसी चीज पर लगाता है, यह बल किसके बराबर होता है? यह बल बराबर होता है उस चीज के द्वारा हटाए गए पानी के। यानी कि देखो, पानी था इतना, हमने उसमें एक पानी का मग डाला, तो हम जानते हैं वो मग क्या करेगा? वो पानी को धक्का मार के साइड में लेकर जाएगा। तो आर्किमेडीज ने क्या बोला? आर्किमेडीज ने बोला कि वो जो मग है वो जितने पानी को साइड में लेकर जाएगा ना, उतना पानी का वेट जितना है उतना ही बल पानी नीचे से उस चीज पर लगाएगा। ये बोला आर्किमेडीज ने। ठीक है, और इन्हीं सिद्धांतों पर बाद में जहाज चलाए गए, बाद में सबमरीन चलाई गई। ठीक है, इन्हीं सिद्धांतों पर उनकी शेप, उनका वेट बनाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियर फ्यूजन्स आर इनिशिएटेड बाय। नाभिकीय विखंडन कौन शुरू करता है? तो देखो, नाभिकीय विखंडन क्या था? जब न्यूक्लियस टूटता है। ठीक है, विखंडन मतलब टूटना। आपको याद रखना है शुरू कौन करता है, तो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 69।
नाभिकीय विखंडन जो है वो शुरू करते हैं न्यूट्रॉन। कौन शुरू करते हैं? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो कि आवेश रहित होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जिसकी खोज चैडविक ने की थी। क्लियर? कहां पर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वायर इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ। विद्युत हीटर जो होता है उसकी तार किसकी बनी होती है? तो विद्युत हीटर की तार आपको याद रखनी है नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी? नाइक्रोम की बनी होती है। और नाइक्रोम क्या है? नाइक्रोम है निकल और क्रोमियम। निकल और क्रोमियम से मिलकर बना है नाइक्रोम। क्लियर है? नाइक्रोम जो है ये जल्दी से पिघलता नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अल्ट्रासाउंड एंड सोनोग्राफी विच टाइप ऑफ वेव आर यूज्ड। जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड क्या होता है? बच्चे की पोजीशन देखने के लिए, माँ के पेट में जो बच्चा है वो कितनी ग्रोथ कर चुका है, उसकी जगह क्या है, क्या वो हिल रहा है, ये चीजें देखने के लिए होता है अल्ट्रासाउंड। और सोनोग्राफी क्या होती है? सोनोग्राफी होती है जब हम किसी भी बॉडी के पार्ट के अंदर की जानकारी चाहते हैं, ठीक है, कि उसके अंदर क्या है, कैसे काम कर रहा है, तो वो होती है सोनोग्राफी रिपोर्ट। तो अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी में कौन सी तरंगें इस्तेमाल की जाती है? तो आपको याद रखना है अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी में पराश्रव्य तरंगे इस्तेमाल की जाती है। पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव। और अल्ट्रासोनिक वेव की अगर आवृत्ति पूछ ली जाए, इसकी अगर फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाए तो कितनी है बताइए जरा? अल्ट्रासोनिक वेव की आवृत्ति कितनी है? तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाली क्या कहलाती है? अल्ट्रासोनिक। किससे निकलती है? तो ये चमगादड़ से निकलती है। ठीक है, किसने खोजी? तो डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने खोजी। याद आया? सॉरी, डाल्टन नहीं, गाल्टन। गाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने खोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, हु गेव द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जो वैल्यू थी, मात्रा थी, वो किसने दी? तो आपको याद रखना है गुरुत्वाकर्षण नियतांक की वैल्यू दी थी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने। किसने? कैवेंडिश। ठीक है, कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। और क्या वैल्यू दी थी? उन्होंने बोला था जी, कैपिटल जी बराबर होता है 6.6 गुना 10 की पावर -11। ये वैल्यू दी थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, What is the escape velocity of मून, यानी कि चंद्रमा का पलायन वेग क्या है? तो पहले तो पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग होता है वह स्पीड जिससे अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए, वह गति जिससे अगर किसी पिंड को फेंका जाए तो वह उस प्लैनेट की जो गुरुत्वाकर्षण है उससे बाहर चला जाएगा। यानी मैं पृथ्वी से कोई चीज किस गति से फेंकूं कि वो वापस लौट के ही ना आए, वो होता है पलायन वेग। पृथ्वी का कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा का कितना होता है? तो 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डज अ लिक्विड ड्रॉप टेंड टू अज्यूम अ स्फेरिकल शेप। कोई भी एक तरल की जो बूंद होती है वह गोलाकार आकार में क्यों रहना चाहती है? तो आप अच्छे से जानते हो कि पानी जो है वो गोलाकार में क्यों रहना चाहता है, या पारा जो है वो गोलाकार में क्यों रहना चाहता है? सरफेस टेंशन के लिए। ठीक है, किसके लिए? पृष्ठ तनाव को कम रखने के लिए। ठीक है, टू डिक्रीज सरफेस टेंशन क्या होता है? वह गोलाकार शेप में रहती है ताकि कम से कम एरिया ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। किसी बिजली के सुचालक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो आप जानते हो कि R बराबर क्या होता है? R बराबर होता है रो L A। R क्या है? प्रतिरोध। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। L क्या है? लेंथ यानी लंबाई। A क्या है? एरिया यानी क्षेत्रफल। तो देखो, सामने वाला क्या होता है? कर्मानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नीचे वाला क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो R के नीचे की तरफ कौन है? A। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्रतिरोध जो है वो क्षेत्रफल के या मैं बोलूं एरिया के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एक्ट ऑन अ कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ।
जब एक गाड़ी गोलाकार पथ पर चल रही होती है तो उस पर कौन सा बल लगता है? आपको याद रखना है कि जब भी गोलाकार की बात की जाए तो एक बल लगता है बाहर की तरफ, एक बल लगता है अंदर की तरफ। बाहर की तरफ लगने वाला बल होता है अपकेंद्रीय, जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, और अंदर की तरफ लगने वाला बल होता है अभिकेंद्रीय या अभिकेंद्री बल यानी सेंट्रीपिटल। यानी कि जब भी हम बात करें कि कोई चीज गोल घूमते घूमते बाहर जाके गिरी, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल। जैसे कि जब हम मलाई से मक्खन निकालते हैं तो हम मलाई को फेंटते हैं तो मक्खन क्या होता है, साइडों में जाता रहता है, वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल। अगर मैं बात करूं मशीन में कपड़े धोने की तो कपड़ों में से मिट्टी साइडों में जाती है तो वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल। लेकिन जब कोई चीज बल की वजह से अंदर ही घूमती रहे उसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय। अब गाड़ी क्या कर रही है, गाड़ी तो गोलाकार पथ में घूमती रहेगी या कहीं उड़ती हुई चली जाएगी? आप कहोगे घूमती रहेगी, तो घूमती किस कारण से रहेगी, अभिकेंद्रीय बल। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है कि कौन सा बल काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, कौन सा काम करता है, सेंट्रीपिटल, यानी कि अभिकेंद्रीय बल जो है वो गाड़ी को घुमाकर रखता है गोलाकार पथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर एयर प्रेशर, यानी कि वायु का दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल होता है? तो देखो, वायु का दाब मापने के लिए बैरोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है, बैरोमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, On applying a brake, a vehicle stops due to the reason of which force? ब्रेक लगाने पर कोई वाहन रुक जाता है, किस कारण से? तो जब ब्रेक लगती है ना स्टूडेंट्स, तो सड़क और वाहन के टायर के बीच में लगता है घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। देखो, हम क्यों रुकते हैं चलते चलते? क्योंकि हमारे बीच में, अगर मान लो हमने बॉल को धक्का मारा, बॉल चलते चलते थोड़ी देर बाद रुकेगी ना, क्यों रुकेगी? क्योंकि बॉल और धरती के बीच में लगेगा घर्षण बल। उसी तरीके से गाड़ी पर ब्रेक जब लगती है तो ब्रेक जो है वो गाड़ी के पहिए पे घर्षण का बल लगाती है और गाड़ी के पहिए और धरती के बीच में घर्षण बल लगता है। तो गाड़ी के रुकने का कारण क्या है, घर्षण बल। क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज मोर मास, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन? आपसे पूछा गया है, आपके पास इलेक्ट्रॉन है, आपके पास प्रोटॉन है, किसका मास, किसका द्रव्यमान ज्यादा होता है? तो हमेशा याद रखना है, प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है। कितना, किसका, प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है। ठीक है, कितना ज्यादा? तो लगभग इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज्यादा होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच प्रिंसिपल डज द रॉकेट वर्क ऑन? रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहां से दो क्वेश्चन आते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि किस नियम पर रॉकेट कार्य करता है? तो आप बोलोगे कौन से लॉ पर रॉकेट कार्य करता है? आप बोलोगे न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ठीक है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे कार्य करता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट का अगर सिद्धांत पूछ लिया जाए, प्रिंसिपल पूछ लिया जाए, तो आपको याद रखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि संवेग नहीं बदलता, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये बात पे कार्य करता है न्यूटन, ये बात पे कार्य करता है रॉकेट। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।